रिया रोते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने काव्या का चेहरा देखा, वो लाल पड़ चुका था, जैसे उसका दम घुट रहा हो। मैं डर गई और मैं भाग गई, उसे अकेला छोड़कर मैं एक डरपोक की तरह भाग गई। मैंने उसकी बात सुनी और शांत होकर कहा, मैं उसकी हालत समझ सकता हूँ, एक 20 साल की लड़की के लिए इतना सब झेलना बहुत बड़ी बात है। रिया आगे बोली, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद काव्या ने अपनी कलाई काट ली। अच्छा हुआ पड़ोसियों ने आवाज सुन ली और समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो अब तक कोमा में है। मैं उसके लिए अस्पताल का सामान लेने उसके घर गई। मेरा दिमाग डर और टेंशन से भरा हुआ था और तभी गलती से मैंने उसके कमरे का एक शीशा तोड़ दिया, लेकिन उसी टूटे हुए कांच के अंदर मुझे कुछ अजीब चीजें मिली। मैंने पूछा, क्या मिला? रिया बोली, एक फोटो। उस फोटो में जो लड़की थी मैं उसे नहीं पहचानती थी। मैंने इंटरनेट पर बहुत खोजा, तब पता चला उसका नाम नेहा था। 3 साल पहले एक पहाड़ी सड़क के एक्सीडेंट में वो कोमा में चली गई थी और उसकी माँ ही काव्या की मकान मालकिन थी। मैंने गहरी सांस ली, अब सब कुछ साफ हो गया। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि एक पहले से रची गई साजिश है। रिया बोली, मैं उस मकान मालकिन को ढूंढने गई, लेकिन वो घर छोड़कर जा चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया उसकी बेटी में हाल ही में होश आने के संकेत दिखे हैं और वो लोग किसी दूसरे शहर चले गए। मैं घबरा गई और मैंने उस फोटो के साथ मिले ताबीज की तस्वीर इंटरनेट पर डालकर मदद मांगी और तभी मुझे एक असली तांत्रिक गुरु मिल गए। उन्होंने बताया ये सब आत्मा बदलने की क्रिया है। 3 साल पहले नेहा उसी पहाड़ी सड़क पर फंस गई थी। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए काव्या को चुना, क्योंकि काव्या अनाथ थी और उसकी कुंडली ऐसी थी कि वो इस क्रिया के लिए परफेक्ट थी। वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए काव्या की जान लेना चाहती थी। मैं चुप हो गया। रिया बोली, गुरुजी ने कहा काव्या के मरने के 7वें दिन की रात उसकी आत्मा वापस आने का आखिरी मौका है। अगर तब तक उसे अपना असली नाम याद नहीं आया तो वो हमेशा के लिए उसी पहाड़ी सड़क पर फंस जाएगी और नेहा उसके शरीर में वापस जिंदा हो जाएगी। भाई, गुरुजी ने कहा सिर्फ आप जैसे इंसान जिसका भाग्य मजबूत हो और आत्मिक शक्ति ज्यादा हो वही उसे वापस ला सकता है। प्लीज उसे बचा लो। मैं सोच में पड़ गया। तो ये सब और वो मैसेज क्या दोनों आपस में जुड़े हैं? अमित वो मेरा बचपन का दोस्त था और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी। 3 साल पहले उसी ने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझसे एक फर्जी गारंटी पेपर साइन करवाया और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। मुझ पर भारी कर्ज चढ़ गया। मेरी सालों पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो गई। मैं बर्बाद हो गया। मैं उससे नफरत करता था, उसे मार देना चाहता था, लेकिन जिस दिन मैं उसे ढूंढने वाला था मुझे खबर मिली वो मर चुका है। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, मरने के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। कल रात खाई के किनारे उसी ने मुझे धक्का दिया था। वो मुझे मारना चाहता था। मैं गुस्से में बोला, अच्छा अमित तू खेल खेलना चाहता है तो ठीक है, अब मैं भी ये खेल अंत तक खेलूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हेलो चाचा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? आपने कभी आत्मा बदलने वाली क्रिया के बारे में सुना है? चाचा गंभीर हो गए। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत खतरनाक और शापित विधि है। इसे सालों पहले बैन कर दिया गया था। जो भी इसे करता है उसे भारी सजा मिलती है और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। मैंने पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति उस सजा को झेल ले? चाचा बोले, सिद्धांत में हाँ, लेकिन उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जिसका उस व्यक्ति से गहरा रिश्ता हो और जो खुद अपनी मर्जी से मरने को तैयार हो। लेकिन ऐसा कौन करेगा? मैंने धीमे से कहा, अगर वो इंसान पहले से मरा हुआ हो। चाचा चौंक गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। ऐसा करने से आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। जब तक कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीका न अपनाया गया हो जिससे उस आत्मा को एक खूंखार बदला लेने वाली शक्ति बना दिया गया हो। फिर उन्होंने पूछा, तुम आखिर किस मुसीबत में फंस गए हो? चाचा की आवाज फोन पर गंभीर हो गई। अरे चिंटू, ये कोई मजाक नहीं है। अगर वो चीज तुझसे चिपक गई तो फिर या तो वो रहेगा या तू। मैं बोला, चाचा आप चिंता मत करो, बस 2 दिन पहले जब मैं ट्रक लेकर पहाड़ की तरफ गया था तब शायद कुछ अशुभ चीज मिल गई थी। चाचा हंसते हुए बोले, अशुभ चीज? तेरे जैसे भाग्य वाले इंसान को देखकर साधारण भूत तो रास्ता बदल लेते हैं। अगर तुझे परेशानी हो रही है तो मतलब वो चीज बहुत खतरनाक है। तू कहीं फिर उन जगहों पर तो नहीं गया जहाँ नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा, नहीं, बस पहाड़ पर गया था। मैंने अमित वाली बात उनसे छुपा ली। ये मेरा और उसका हिसाब था, मुझे खुद ही खत्म करना था। चाचा बोले, तू बहुत जिद्दी है। सुन मेरी बात, कुछ दिन तक सुनसान जगहों से दूर रह, खासकर रात में, और अपना तांत्रिक सिक्का और आत्मा मारने वाला कोड़ा हमेशा साथ रखना। अगर वो चीज सामने आ जाए तो उससे सीधा मत भिड़ना। वो बिना दिमाग के हमला करती है। तू जितना लड़ेगा वो उतनी ही ताकतवर होती जाएगी। मैंने पूछा, तो फिर क्या करूं? चाचा बोले, जिसने उसे बनाया है उसे ढूंढ। अगर असली मास्टर खत्म हो गया तो वो खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रख ऐसा इंसान बहुत खतरनाक होता है। मैं कहता हूँ इस मामले से दूर रह, मुझे संभालने दे। मैं बोला, बस पूछ रहा था चाचा, आप चिंता मत करो। लेकिन मेरे दिमाग में अब अपनी ही योजना बन चुकी थी। फोन काटकर मैंने ट्रक को एक हाईवे सर्विस एरिया में रोक दिया। मैंने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। ये मेरे गुरुजी ने दिया था और कहा था इसे सिर्फ मरने जीने की हालत में ही इस्तेमाल करना। मैं सोचने लगा, जो मुझे मैसेज आया और जो कुछ हुआ ये सब शायद उसी औरत का काम है, नेहा लियू रुयान की माँ। उसे पता चल गया है कि उसका प्लान फेल हो गया और अब वो मुझे चेतावनी दे रही है। और अमित, वो शायद उसका ही बनाया हुआ मोहरा है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा खेल है, मेरे ही दोस्त को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इस बार घर की तरफ नहीं बल्कि उल्टी दिशा में चल पड़ा। मैं बोला, उसे लगता है कि वो शहर बदलकर छुप जाएगी, लेकिन वो भूल गई। हम जैसे ट्रक ड्राइवरों को देश का हर रास्ता पता होता है। जैसे ही मैं सर्विस एरिया से निकलने वाला था, अचानक एक काली कार सामने आकर रुक गई। एक काले सूट में आदमी बाहर निकला और सीधे मेरी तरफ आया। वो बोला, आप ही चिंटू हैं? मैं बोला, हाँ बोलो। वो बोला, हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। मैं हंस पड़ा। कौन मालिक? मैं जानता भी हूँ क्या? वो बोला, आप उन्हें जानते हैं? मैं थोड़ा रुका। अच्छा, तो बुलाया क्यों है? कोई जाल बिछाया है क्या? वो बोला, नहीं, बस बात करना चाहते हैं। वो यही रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा, और अगर मैं ना जाऊँ तो? वो आदमी ठंडे अंदाज में बोला, तो शायद आपकी गाड़ी या आप सुरक्षित न रहे। मैं समझ गया ये कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं मुस्कुराया। लगता है नेहा की माँ ने सारे खतरनाक लोग बुला लिए हैं। चलो देखते हैं। मैं उसके साथ रेस्टोरेंट में गया। अंदर बैठी थी नेहा की माँ। वो बोली, तुम ही चिंटू हो? मैं बोला, हाँ कहिए।
उसने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। इसमें 5 लाख रुपए हैं। पासवर्ड है 888888। पैसे लेकर ये शहर छोड़ दो और कभी वापस मत आना। यहीं इस मामले को खत्म कर दो। मैं हंस पड़ा। बस 5 लाख में तुम मेरे भाई की जान खरीदना चाहती हो? थोड़ा सस्ता नहीं हो गया? वो बोली। अमित जैसा धोखेबाज तुम्हारा भाई कहलाने लायक है? मैं गंभीर होकर बोला, वो मेरा भाई है, उससे हिसाब मैं खुद करूंगा, लेकिन तुम उसे अपने कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रही हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनकर वो गुस्से में खड़ी हो गई। तुम आखिर हो कौन? मैं शांत होकर बोला, मैं बस एक ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन रास्ते में जो चीजें नहीं होनी चाहिए उन्हें हटाना भी जानता हूँ। वो मेरी आंखों में देखकर बोली, अगर तुम्हें सब पता है तो ये भी समझ लो, अमित की आत्मा को मैंने 100 गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, तुम्हें मारना। तुम चाहकर भी उससे नहीं जीत सकते, क्योंकि वो अब कभी रुकने वाला नहीं। ऐसा है क्या? तो फिर देखते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो ज्यादा ताकतवर है या मेरे हाथ की ये चाबुक। राजेश, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, पैसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारूंगा, तुम्हारे आसपास जो भी तुमसे जुड़ा है सबको तुम्हारे साथ खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बेटी जिंदा है या मरी हुई, और न ही इस बात से कि तुम्हारे पीछे कौन सा बड़ा आदमी खड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना, परिवार को मत छूना। अगर तुमने मेरे किसी अपने को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी मौत तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा दर्दनाक होगी। इतने में जो काले कपड़ों वाला आदमी अब तक चुप खड़ा था वो अचानक हरकत में आया। हद पार कर दी तुमने। मैं पहले से ही तैयार था। मैंने पलटकर उस पर हमला कर दिया, फिर तुरंत पीछे हटकर उससे दूरी बना ली। अरे वाह, कवच शरीर विद्या काफी दिलचस्प है लड़के, तुम्हारी प्रतिक्रिया तेज है, लेकिन अफसोस आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उसने जेब से एक तांबे का आईना निकाला और उसे मेरी तरफ करके कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। अचानक मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, चारों तरफ का नजारा मुड़ने लगा और एक विशाल घूमता हुआ चक्र बन गया जो मुझे अपने अंदर खींचने लगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं सर्विस एरिया के रेस्टोरेंट में नहीं था। मैं एक सुनसान छोड़ा हुआ निर्माण स्थल पर खड़ा था। हवा में जंग और धूल की बदबू फैली हुई थी। क्या ये कोई भ्रम है? राजेश, मेरे प्यारे दोस्त, तुम आखिर आ ही गए। अमित, नाटक बंद कर, सामने आ। मेरी बात खत्म होते ही एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे सामने आया। वो था अमित। मुझे बहुत नफरत है। क्यों मरना सिर्फ मुझे ही पड़ा? तुमने मेरा सारा पैसा लूट लिया, मुझे सबसे अलग कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा पैसा लूटा। अमित, क्या बकवास कर रहा है तू? उस वक्त आखिर किसने किसे धोखा दिया था? तुझे खुद नहीं पता? चुप रह, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं मरता। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बिजली जैसी तेजी से मेरी तरफ झपटा। कमाल की स्पीड, यही है उसका असली रूप। मैंने भी देर नहीं की, तुरंत अपनी आत्मा मार चाबुक निकाल ली, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी ताकत भी हैरान कर देने वाली थी। अगर ऐसे ही सीधे टकराता रहा तो मैं धीरे धीरे खत्म हो जाऊंगा। राजेश, बेकार की कोशिश मत करो। इस भ्रम के अंदर उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और तुम धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे। अपना आखिरी समय एंजॉय करो। तो मुझे इस भ्रम को तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने चाल चली। पहले अमित को पीछे धकेला, फिर अचानक मुड़कर अपनी चाबुक पास की एक टूटी हुई दीवार पर पूरी ताकत से दे मारी। लेकिन दीवार टूटने के बाद बाहर का रास्ता नहीं दिखा, बल्कि सामने था एक गहरा असीम अंधेरा। और उससे भी डरावनी बात, उस अंधेरे में से सैकड़ों सफेद हाथ बाहर निकलकर मेरे पैरों को पकड़ने लगे। ये कैसी जगह है? सब कुछ जाल है। लगता है यहाँ की चीजों को तोड़ना और ज्यादा खतरनाक जाल सक्रिय कर देता है। इतने में अमित का हमला फिर से आ गया। वो किसी पागल जानवर की तरह लगातार हमला कर रहा था, हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक। मेरी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी, सांसें भारी हो रही थी, लेकिन अमित जैसे थकना जानता ही नहीं था। मर जा। इस खतरनाक पल में मैंने पूरी ताकत से अपने शरीर को मोड़ा और जानलेवा वार से बच गया। राजेश, अब तुम गए। मेरा जहर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को खा जाएगा। तुम तड़प तड़प कर मरोगे। मेरे हाथ पर लगी चोट तेजी से काली पड़ने लगी। मेरी हरकतें भी धीमी हो गई। ऐसा है क्या? मैंने तुरंत अपने गुरु द्वारा दी गई ताबीज घाव पर लगा दी। ये क्या है? अमित चौंक गया। उसी पल मेरे दिमाग में एक खतरनाक लेकिन मजबूत ख्याल आया। अमित के पास अब होश नहीं है। वो सिर्फ हमला करना जानता है, लेकिन जिसने उसे नियंत्रित किया है वो इस जगह को देख सकता है। अगर मैं अमित के अंदर बची हुई आखिरी भावना को जगा दूं, तो क्या ये भ्रम अंदर से टूट सकता है? अमित, तुम्हें रिया याद है? जैसे ही उसने ये नाम सुना, अमित का पागलपन भरा चेहरा अचानक जम गया। उसकी खाली आंखों में पहली बार दर्द और संघर्ष दिखाई दिया। रिया? रिया कौन है? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। आह, तुम भूल गए क्या? रिया वो लड़की थी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुमने उससे वादा किया था कि तुम पैसे कमाकर उसे बड़ा घर दोगे, धूमधाम से उससे शादी करोगे। तो फिर याद है तुम पैसे ठगने क्यों गए थे? बस करो और मत बोलो। उसकी चीख के साथ पूरा भ्रम जोर जोर से कांपने लगा। तुम भूले नहीं हो, तुम बस सच का सामना करने से डर रहे हो। तुम्हें लगता है मरने से सब खत्म हो जाता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे मरने के बाद रिया ने उसी लड़के से शादी कर ली जिसे तुम पहले सबसे घटिया समझते थे। नामुमकिन। तुम झूठ बोल रहे हो। रिया ऐसा नहीं कर सकती। अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। मैंने ध्यान केंद्रित किया, अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगाकर अपने दिमाग में रिया की तस्वीर बनाई। अगर ये एक भ्रम है तो मेरी मानसिक ताकत इस जगह को प्रभावित कर सकती है। और सच में अमित के सामने खाली जमीन पर रिया प्रकट हो गई। अमित, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो एक नाकाम निकम्मे इंसान निकले। नहीं रिया, मेरी बात सुनो। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था, लेकिन उसका हाथ बस हवा में ही लहराता रह गया। वो उसे छू भी नहीं पाया। उसी पल पूरा भ्रम ऐसे टूटने लगा जैसे कोई शीशा दरक रहा हो। चारों तरफ बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। काम कर गया। अमित की भावनाएं टूटने से इस भ्रम का केंद्र अस्थिर हो गया और ये ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पूरा संसार मेरी आंखों के सामने टुकड़ों में बिखर गया। अगले ही पल मैं फिर से सर्विस एरिया के रेस्टोरेंट में खड़ा था। रिया की माँ जमीन पर बैठी थी। चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था और वो काले कपड़ों वाला आदमी, उसके हाथ का तांबे का आईना
पसीना 2 टुकड़ों में टूट चुका था। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था, पूरा शरीर जैसे खाली हो गया था। हालांकि अंदर सिर्फ कुछ मिनट ही बीते थे, लेकिन मानसिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। छोटी मोटी चाल थी बस, नामुमकिन। तुम आखिर हो कौन, और तुमने अमित के साथ क्या किया? शायद वो अभी भी अपनी अधूरी मोहब्बत के गम में डूबा होगा। मेरे उस वार ने सिर्फ भ्रम ही नहीं तोड़ा, बल्कि अमित को भी बुरी तरह घायल कर दिया। अब वो कुछ समय तक वापस नहीं आ पाएगा। स्थिति खराब देखते ही रिया की माँ ने काले कपड़ों वाले आदमी को उठाया और भागने लगी। भाग रहे हो? मुझसे पूछ तो लेते। दोस्त, थोड़ा रहम करो, आज हम हार मानते हैं। क्यों पीछे पड़े हो? जब तुम लोगों ने अमित को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया तब रहम याद नहीं आया? अब हार गए तो ज्ञान दे रहे हो। मैं हमला करने ही वाला था कि अचानक रेस्टोरेंट के बाहर हलचल मच गई। कुछ ही सेकंड में पुलिस अंदर घुस आई। एक पुलिस वाले ने मुझे देखते ही चिल्लाया, राजेश, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम पर जानबूझकर हमला करने का आरोप है। मैं चौंक गया। मुड़कर देखा, रिया की माँ के हाथ में एक फोन था जिसमें अभी भी कॉल चल रही थी। वाह, लड़ नहीं पाए तो पुलिस बुला ली। हाथ ऊपर करो, अगर अभी मैं पुलिस के साथ चला गया तो ये लोग आराम से भाग जाएंगे। साहब, ये गलत फहमी है, बाकी बातें थाने चलकर करेंगे। अंदर जाकर मजे करना। मुझे पुलिस गाड़ी में बैठा दिया गया। खिड़की से मैंने देखा रिया की माँ गाड़ी में बैठकर आराम से निकल गई। उसी समय मेरे फोन पर एक मैसेज आया, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त किस अस्पताल में है। लगता है मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। मैंने साफ कहा था परिवार को मत छूना, लेकिन उन्होंने उसे हवा में उड़ा दिया। सीधे बैठो, क्या देख रहे हो? मैंने खुद को शांत किया। अभी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, सबसे जरूरी है यहाँ से बाहर निकलना। साहब, एक बात पूछूं, जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा कितनी होती है? चोट पर निर्भर करता है। हल्की चोट तो 3 साल तक, गंभीर चोट तो 3 से 10 साल तक। तुमने तो काफी जोर से मारा है, लगता है सामने वाला बुरी तरह घायल है। ऊपर से पुलिस पर हाथ उठाया तो और भी बढ़ेगा केस। तुम करना क्या चाहते हो? चेतावनी दे रहा हूँ, पुलिस पर हमला करना बड़ा अपराध है। अरे नहीं साहब, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मेरी किस्मत भी कमाल है, मैं तो एक इंसान को बचाने गया था और खुद ही अंदर आ गया। तुम किसे इंसान तस्कर कह रहे हो? अभी जो औरत थी वही, वो कोई साधारण तस्कर नहीं है। वो खास तौर पर जवान लड़कियों को अगवा करके उन्हें जबरदस्ती शादी के लिए बेचती है। और अभी जो आदमी था वो उसका साथी है। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये लोग खुद चोर हैं और अब उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं। मैंने पूरे विश्वास के साथ झूठ को सच की तरह पेश करना शुरू कर दिया। रिया की माँ के आत्मा बदलने वाले कर्म को मैंने एक आम भाषा में जबरन शादी कराने वाला गिरोह बना दिया। ये कौन सा जमाना है? अब भी कोई ऐसी बातों पर विश्वास करेगा? बकवास मत करो, खुद को बचाने के लिए कहानी मत बना। मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं, तुम लोग खुद जांच कर लो। उनकी गाड़ी देखो, उस पर नंबर प्लेट तक नहीं है, पक्की काली गाड़ी है। और उस औरत की भी जांच करो। एक लड़की है, नाम रिया। 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चली गई। वो इन्हीं अगवा की गई लड़कियों से उसकी जबरन शादी करवा रही है। इतने में मेरा फोन बजा। राजेश भैया, आप कहाँ हो? पता नहीं क्या हुआ, काव्या की अचानक दिल की धड़कन रुक गई। अभी उसे आईसीयू में बचाने की कोशिश हो रही है। काव्या भी उन्हीं पीड़ितों में से एक थी जिसका मैंने जिक्र किया था। उन्होंने चाल चल दी, मुझे अभी अस्पताल जाना होगा। मेरी अचानक प्रतिक्रिया से पुलिस वाला भी घबरा गया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर वॉकी टॉकी उठाया। लेकिन उसी वक्त मैंने देखा अमित की आत्मा गाड़ी के बाहर एक झलक में दिखाई दी। बुरा हुआ, इसका असली निशाना तो मैं हूँ। रिया की माँ ने 2 तरफा चाल चली थी। एक तरफ अस्पताल में काव्या पर हमला, दूसरी तरफ अमित को मेरे पीछे लगा दिया ताकि मैं फंस जाऊं। क्या हुआ? अभी ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अचानक सड़क के बीच में आ गया है। सड़क पर तो कोई नहीं है। तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं, मैंने साफ देखा। अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने हाथ में लगी हथकड़ी पर जोर लगाया, छटाक, वो टूट गई। अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं तुरंत पुलिस गाड़ी से कूदकर सड़क की तरफ भागा। उसी समय एक लाल टैक्सी सिग्नल पर खड़ी थी। मैंने बिना कुछ सोचे ड्राइवर का दरवाजा खोला और बेचारे ड्राइवर को बाहर खींच लिया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। भैया, जान बचानी है, बाद में गाड़ी वापस यहीं मिल जाएगी। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और ट्रैफिक के बीच पागलों की तरह दौड़ाने लगा। लेकिन अमित की आत्मा साए की तरह गाड़ी के साथ साथ चल रही थी और बार बार रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही थी। अमित, दम है तो सामने आ। ये छुप छुप कर वार करना बंद कर। राजेश, जल्दी मत कर, तेरी बारी भी आने वाली है। मैं तुझे मजबूर करूंगा कि तू अपनी आंखों से अपने अपनों को मरते देखे। तभी तुझे मेरी उस वक्त की बेबसी समझ आएगी। तभी चाचा का फोन आया। राजेश, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अभी मैंने ज्योतिष देखा, ये सीधा सीधा खून खराबे का संकेत है। तुम्हारा दोस्त, उसका दिल नहीं रुका, उसकी आत्मा निकाल ली गई है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? दुश्मन ने एक बहुत खतरनाक आत्मा खींचने की विद्या इस्तेमाल की है। ये आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगर देर हो गई तो आत्मा वापस आने पर भी इंसान बेकार हो जाता है। साला, ये सब मेरी गलती है। राजेश, तुम कहाँ हो? कोई बेवकूफी मत करना। दुश्मन पूरी तैयारी में है। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। चाचा, अब रुक नहीं सकता। काव्या मेरी वजह से फंसी है, मुझे उसे बचाना ही होगा। मैंने फोन काटा और एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। कुछ ही देर में मैं अस्पताल पहुंच गया। आईसीयू के बाहर मैंने अमित का दोस्त रोहित देखा। वो रो रो कर बुरा हाल कर चुका था और अस्पताल के कोने में वो काले कपड़ों वाला आदमी हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ रहा था। एक काली डोरी जो काव्या की आत्मा को खींच रही थी सीधे उसी आदमी से जुड़ी हुई थी। ये कमीना, अस्पताल में भी ये सब करने की हिम्मत। मैं बिना सोचे अंदर घुसने लगा, लेकिन 2 नर्सों ने मुझे रोक लिया। हट जाओ, अगर अभी नहीं गया तो देर हो जाएगी। राजेश भैया, आप आ गए, डरो मत, मैं हूँ। लेकिन जबरदस्ती घुसना सही नहीं था, इससे सिर्फ समय बर्बाद होता। मुझे कोई और तरीका चाहिए था। तभी मेरी नजर पड़ी दीवार पर टंगी फायर सेफ्टी किट पर। मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और उसे ऊंचा उठाकर आईसीयू के शीशे पर जोर से मारने ही वाला था। तभी अमित ने पीछे से मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। अगर उसे बचाना है तो पहले मुझसे पार होकर दिखाओ, दूर हट। मैंने मौका देखते ही पूरी ताकत से फायर सूट उठाकर आईसीयू की कांच की दीवार पर दे मारा। अंदर मौजूद डॉक्टर, नर्स और वो काला कपड़ों वाला आदमी सब इस अचानक हुई घटना से दंग रह गए। तू, फिर से तू ही। मैं बिजली की तरह दौड़कर सीधे उस काले कपड़ों वाले आदमी की तरफ लपका। वो घबरा गया और तुरंत अपनी ताकत
बढ़ाकर मुझसे पहले ही काव्या की आत्मा को पूरी तरह खींच लेने की कोशिश करने लगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुरंत अपनी कमर से आत्मा मार चाबुक निकाली और सटीक वार करते हुए उस काली डोरी को लपेट लिया जो काव्या की आत्मा से जुड़ी थी। मेरे इस वार से उसकी साधना टूट गई और उसे खुद ही जबरदस्त झटका लगा। मैं और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमे हुए थे। तभी अमित फिर से मेरी तरफ झपटा। राजेश मर जा। अब हालत ये हो गई, एक हाथ से मैं चाबुक पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से अमित के हमले रोक रहा था। मैं पूरी तरह उलझ गया था। राजेश भैया संभल कर। अचानक रोहित को कुछ याद आया। उसने जेब से एक मंत्रों से लिखा हुआ ताबीज निकाला जो वो मंदिर से लाया था। बिना देर किए उसने वो ताबीज अमित की पीठ पर दे मारा। मैंने मौका पकड़ लिया और तुरंत अपनी जेब से शांत करने वाला ताबीज निकाला और सीधे अमित के माथे पर चिपका दिया। अमित जैसे जम गया। वो वहीं का वहीं रुक गया। उसके चेहरे से गुस्सा और पागलपन धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह उलझन और दर्द आ गया। मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? अमित तुम होश में आ गए। गुरु की दी हुई विद्या सच में कमाल की थी। उसने न सिर्फ अमित को रोका बल्कि उसके अंदर की थोड़ी सी बची आत्मा को भी जगा दिया। लेकिन जैसे ही मैं उससे बात करने में उलझा, काले कपड़ों वाले आदमी ने मौका पकड़ लिया। उसने अपनी जीभ काटी और खून अपने हाथों पर थूक दिया। फिर एक और भी खतरनाक मंत्र बनाया। अचानक वो काली डोरी फिर से कस गई। आहा! काव्या ने दर्द से चीख मारी और उसकी आत्मा को जबरदस्ती खींचकर कमरे से बाहर ले जाया गया और वो गायब हो गई। नहीं, काम पूरा होते ही वो काला आदमी पास की खिड़की तोड़कर सीधे तीसरी मंजिल से कूद गया। उधर आईसीयू में मशीन पर काव्या की हार्ट बीट सीधी लाइन बन गई और जोर जोर से अलार्म बजने लगा। काव्या, मैं सब कुछ देखता रह गया। मेरे अंदर बेबस गुस्सा और दर्द उमड़ पड़ा। तभी वहीं जमे हुए अमित ने धीरे से कहा, राजेश मुझे पता है वो लोग उस लड़की की आत्मा को कहाँ ले गए। कहाँ? शहर के पूर्व में महाकाल ज्वेलर्स, वही उनका अड्डा है। जल्दी जाओ, वो उस लड़की की आत्मा से आखिरी दीपक विधि करने वाले हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके अंदर की नफरत फिर से जाग गई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं पहले ही थक चुका था। अब उससे सीधा लड़ना मतलब खुद मौत को बुलाना था। मैंने किसी तरह उसका हमला बचाया और तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। अमित रुक, मैं पहले उसे बचाने जा रहा हूँ, फिर वापस आकर तुझसे हिसाब चुकता करूंगा। रो मत, अभी भी उम्मीद है। सच में हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अभी तुरंत चाचा के पास जाओ, उन्हें यहाँ जो कुछ हुआ सब बताओ। वो जानते हैं क्या करना है। ये उनका नंबर है, उन्हें कॉल करो। रोहित ने मेरी तरफ देखा और मजबूती से सिर हिलाया, फिर दूसरी दिशा में भाग गया। आजा अमित, आज यही फैसला कर लेते हैं। मुझे पता था मैं उससे जीत नहीं सकता, लेकिन मुझे समय खरीदना था। उधर चाचा, मैं रोहित बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। डर मत बेटा, मुझे जगह पता है। तुम तुरंत 3 चीजें खरीदो, सिंदूर, काला धागा और लकड़ी का मापने वाला औजार। फिर सीधे महाकाल ज्वेलर्स पहुंचो। फोन काटने के बाद चाचा ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसमें एक पीपल की लकड़ी की तलवार रखी थी। उन्होंने उसे हाथ में लिया और धीरे से बोले, पुराने साथी, लगता है आज फिर मैदान में उतरना पड़ेगा। इधर मैं हर तरफ से बचते हुए अमित से लड़ रहा था। हर टक्कर पर मेरे शरीर की ताकत खत्म हो रही थी। चाचा जल्दी आओ, अब मुझसे नहीं हो रहा। अमित जोर से दहाड़ा और मेरी तरफ झपटा। मैं आखिरी वार करने ही वाला था। तभी एक तेज सुनहरी रोशनी आई और सीधा अमित की पीठ पर जा लगी। राजेश, ये मैं संभाल लूंगा, तू जल्दी महाकाल ज्वेलर्स जा। चाचा आप आ गए। मैंने बिना पीछे देखे सीधे भागना शुरू कर दिया। अमित मेरे पीछे आना चाहता था, लेकिन चाचा के हाथ में पकड़ा बागुआ मिरर उसे बुरी तरह जकड़ लेता है, जिससे वह छूट नहीं पाता। जुबाउक पवेलियन एक सुनसान गली में बना था। मैं तेज रफ्तार में वहाँ पहुंचा और आखिरकार अंधेरा होने से पहले शहर के पूर्वी हिस्से में पहुंच गया। अरे राजेश भैया, चाचा अभी तक नहीं आए। चाचा ने कहा है हम पहले अंदर जाकर सब रोकें, तो फिर घुसते हैं। मैंने जोर से दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर घुसते ही खून और धूप अगरबत्ती की तीखी बदबू हवा में फैल गई। तुम आ ही गए, लेकिन देर हो चुकी है। 7 सितारा जीवन दीप अब जलने ही वाला है। इतना कहकर उसने खुद के दिल में खंजर घोंप दिया। खून गिरते ही पूरा तांत्रिक चक्र लाल रोशनी से चमक उठा। देखा, ये है एक माँ का प्यार। अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। राजेश, तुम इसे रोक नहीं सकते। जल्दी उस काले धागे को खींचो। ठीक है। मैंने तुरंत आत्मा पकड़ने वाली चाबुक निकाली और काले कपड़े वाले पर हमला किया। उधर अमित ने भी मौली धागा तैयार कर लिया। उसने चिल्लाकर वार किया, संभल के। यह धागा जो आमतौर पर लकड़ी काटने में इस्तेमाल होता है, जब खून और सिंदूर से भिगोया जाए तो बुरी शक्तियों के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। मैंने मौका देखकर उसकी कलाई पर जोरदार वार किया। अब गिर जा। उसे खत्म करते ही मैं तंत्र के पास पहुंचा, लेकिन उसके चारों तरफ बनी खून की दीवार ने मुझे रोक दिया। कोई फायदा नहीं, ये तंत्र कोई नहीं तोड़ सकता। मेरी बेटी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। धत्त तेरे की। अचानक रिया ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में दर्द, दया और एक अजीब शक्ति चमक रही थी। उसने धीरे से हाथ उठाकर लड़की के माथे पर छुआ। अचानक अनगिनत यादें उसके दिमाग में भर गईं। एक साधारण लेकिन प्यार से भरी जिंदगी, रिया की पूरी जिंदगी। यह सब देखकर उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ की तरफ मुड़ी। माँ, मैं किसी और की जान लेकर नहीं जीना चाहती। तू क्या कह रही है? मैं तुझे वापस जिंदा कर रही हूँ। ऐसी जिंदगी मरने से भी बदतर है। माँ, हम गलत थे। यह कहकर वह पीछे हटने लगी और मुस्कुराते हुए रोशनी बनकर हवा में गायब हो गई। नहीं मेरी बेटी, जैसे ही वो गई पूरा तंत्र टूटने लगा। लाल रोशनी डगमगाने लगी। मैंने मौका देखकर उस ढाल को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। मैंने रिया को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी माँ सब कुछ खो चुकी थी, खून में गिरते हुए भी मुस्कुरा रही थी, जैसे अपनी बेटी को देख रही हो। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, दरवाजा खुद खुला। ठंड अचानक बढ़ गई। चारों तरफ भूतों की भीड़। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। ये सब उन लोगों की आत्माएं थी जो इस जगह पर मारे गए थे। अब वो औरत खुद एक भयंकर आत्मा बन चुकी थी। तुम जाओ, मैं रोकता हूँ। नहीं, मरेंगे तो साथ। तभी बाहर से एक गूंजती आवाज आई, AUM शांति, चाचा आ चुके थे। सब मिट्टी में मिल जाओ। उन्होंने बागुआ मिरर से आत्माओं को समेट लिया और धीरे धीरे सब शांत हो गया। हम वापस अस्पताल पहुंचे। रिया ने आंखें खोली। सबसे पहले उसने अमित को देखा। रिया,
चाचा तुम ठीक हो? मैं अपनी ट्रक चलाते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहा था। चाचा ने कहा, उस लड़के को मैंने मुक्ति दे दी, उसने जाते जाते तुमसे माफी मांगी है, सब खत्म हो गया, अब क्या करोगे? बस गाड़ी चलाऊंगा, पूरे देश को देखूंगा। तभी फोन आया, अमित का मैसेज, राजेश भैया धन्यवाद, आपकी यात्रा सुरक्षित हो।